जय मां कंकाली। मां सरस्वती के आशीर्वाद से मिला राज, मां सरस्वती के ही कार्य आएगा। मां कंकाली सदैव इस राज्य की मालकिन रहेंगी, हम तो सिर्फ कस्टोडियन रहेंगे। माने राज, मां कंकाली का, हम केवल सेवक। ये कहना था उस राजघराने का जिसका अंत अभी कुछ दिनों पहले हो। इस राजघराने को क्यों याद रखा जाए? इसलिए याद रखा जाए कि वो कांग्रेस की डे वन से फंडर थी, जिसकी वजह से देश को आजादी मिली। ऐसा मेरा नहीं, कांग्रेस का मानना है। तो अगर कांग्रेस का आजादी में योगदान था तो इस राजघराने का कितना होगा? सोचिए कि जब इलाहाबाद में ब्रिटिश इंडिया ने कांग्रेस को अधिवेशन के लिए मना कर दिया था, तब इस राजघराने ने लूथर कासन नाम की एक जगह खरीदी, वहां पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और बाद में इस जगह को कांग्रेस को दान में दे दिया। दुखद यह है कि इस लूथर कासल को कांग्रेस मैदान के नाम से जाना जाता है, उस राजघराने के नाम से नहीं। साल 1962 का था, भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। नेहरू की गलत नीतियों की वजह से भारत को जंग में हार का सामना करना पड़ा था। यह हार इतनी बड़ी थी कि इससे उबरने में बरसों लगने थे। देश को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था। भारतीय सेना को जल्दी सशक्त करना बेहद जरूरी था और इसके लिए आवश्यकता थी बहुत सारे पैसों की। ऐसे में उस समय भारत सरकार पहुंची उस अमीर राजघराने या जमींदारी के पास, जिस राजघराने को राज दरभंगा के नाम से जाना जाता है। तब के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को राज दरभंगा ट्रस्ट ने 15 मन यानी 600 किलो सोने से तोल डाला और यह सोना भारत सरकार के डिफेंस फंड में दे दिया गया। 600 किलो सोना। आज के बाजार का हिसाब लगाएं तो जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त इसका मूल्य 797 करोड़ से 800 करोड़ के आसपास होगा। इतना पैसा देश के लिए समर्पित कर दिया गया ताकि देश मजबूत हो, सेना मजबूत हो। ये कहानी उस राज दरभंगा की है जिसने कांग्रेस को जीवित रखा, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, जिसने संघ को मजबूत करने की कोशिश की, जिसने इस देश को ऐसे इंस्टीट्यूशंस दिए जिस पर आज भी हम गर्व करते हैं। चाहे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे एएमयू का सबसे बड़ा नॉन मुस्लिम डोनर बनना हो, चाहे पीएमसीएच हो, चाहे डीएमसीएच हो, चाहे पटना विश्वविद्यालय हो, चाहे मान सिंह रोड दिल्ली में स्थित दरभंगा हाउस हो, जो आईबी कार्यालय के रूप में आज देश की सेवा कर रहा है। सोचिए वो महाराज, वो राजघराना कितना बड़ा दानी है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इस दानी राजा को उसी ने खत्म कर दिया या उसी ने खत्म करने की कोशिश की जिसको उसने बनाया। जवाहरलाल नेहरू नहीं होते अगर मोतीलाल नेहरू नहीं होते, मोतीलाल नेहरू बड़े नेता नहीं होते अगर कांग्रेस नहीं होती, कांग्रेस नहीं होती अगर ये राजघराना नहीं होता। लेकिन फिर ऐसी क्या चिढ़ थी कि पहले जवाहरलाल नेहरू ने, फिर उनकी बिटिया इंदिरा गांधी ने, फिर संजय गांधी ने और फिर तमाम कांग्रेसी नेताओं ने इस महान इतिहास को दर्ज नहीं होने दिया। इनके दस्तावेज मिटा दिए, इनकी पहचान मिटा दी। आज जब इस राजघराने की अंतिम महारानी धीरानी काम सुंदरी कल्याणी देवी जी का निधन हो गया है, तो कांग्रेस कार्यालय की तरफ से तक नहीं किया, केवल एक ट्वीट तक। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उस राज दरभंगा की कहानी, जिसे बर्बाद करने में नेहरू ने, कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दी पैम्फलेट, जिसने पहले दिन से कांग्रेस के फाइनेंसर की भूमिका निभाई।
हर साल 10,000 रुपए भेजे हों। 18वीं शताब्दी में 10,000 रुपए सोचिए कितनी बड़ी रकम होगी। एक दफा 5,000 रुपए भेजे जा चुके थे, 5,000 बचे थे। कांग्रेस के संस्थापक इतने बेचैन हो गए कि पत्र लिखकर राज दरभंगा से भीख मांगने लगे कि अगर बची हुई रकम जल्द से जल्द ना भेजी गई तो उन्हें कांग्रेस तुरंत बंद करनी पड़ेगी। राज दरभंगा ने तुरंत पैसे भिजवाने का प्रबंध किया, तब कांग्रेस जिंदा बची। और अगर कांग्रेस ये मानती है कि देश की आजादी के आंदोलन में उसकी बड़ी भूमिका थी, देश को बनाने में उसकी भूमिका थी, तो उस व्यक्ति, उस परिवार की, उस राज दरभंगा की कितनी बड़ी भूमिका होगी जिसने कांग्रेस को जिंदा बचाए रखा। मोतीलाल नेहरू जिस राज दरभंगा के आजीवन वकील रहे, उसी राज दरभंगा से नेहरू और उनकी पीढ़ियों को इतनी चिढ़ क्यों थी? आखिर उन्होंने राज दरभंगा को बर्बाद क्यों किया? आखिर एक नेता की खुन्नस किस तरीके से एक पूरे समृद्ध राज्य के विनाश का कारण बनी, ये वीडियो उस पर है। मां सरस्वती के आशीर्वाद से जिस खंडवाला वंश की स्थापना अपने ज्ञान के दम पर तिरहुत क्षेत्र में हुई, उस मां कंकाली के भक्तों और सेवकों को राज दरभंगा के नाम से इतिहास में बहुत हल्की जगह मिली। मैथिल ब्राह्मण महेश ठाकुर, जिन्होंने राज दरभंगा की स्थापना की, उनका कहना था कि दरभंगा का राज हमारी कुलदेवी कंकाली का है, हम तो बस उनके ट्रस्टी हैं। और अच्छी बात यह है कि उनके वंशजों ने हमेशा इस बात का पालन किया। आजादी के समय राज दरभंगा देश की सबसे बड़ी और अमीर जमींदारी हुआ करती थी। इसी राज दरभंगा ने देश को पहला कैंडललेस पैलेस दिया है। इसके वैभव का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि ये आज भी जब सर्वे होते हैं तो टॉप 15 बेस्ट महलों की सूची में अपनी जगह बना लेता है। जिस वक्त में ये महल बना था, उस वक्त में वाइसराय इस महल को देखने आए थे। लंदन टाइम्स ने इस महल को जगह दी थी अपनी मैगजीन, बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन थी उस वक्त की। इस महल के भीतर जो हॉल बना हुआ है, उस हॉल की सुंदरता के किस्से देश विदेश में गाए जाते हैं। उस हॉल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी के ठीक बगल में बना है एक नरगौना पैलेस, सफेद रंग की अद्भुत कारीगरी, जो कि भूकंप रोधी महल है, जिसके सामने का तालाब आजादी के आंदोलन की कई यादें सहेज कर बैठा है। उसी तालाब में एक बहुत बड़ा पुल नुमा स्ट्रक्चर हुआ करता था, जहां पे आजादी के दीवाने जाते थे, चाय पीते थे और किस तरीके से आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए उसकी चर्चा करते थे। इस नरगौना में गांधी भी पहुंचे हैं, नेहरू भी पहुंचे हैं, राजेंद्र बाबू भी पहुंचे हैं। इस कैंपस में लगे पेड़ पौधों पर आज भी रिसर्च होती है। ये सब कुछ एक कैंपस में है जिसका नाम है कामेश्वर नगर। वो कामेश्वर नगर जो राज दरभंगा का विराट वैभव समेटे बैठा है, जिसने बिस्मिल्लाह खान, गौहर जान को सहेजा है, दरभंगा घराना को फन्ने फूलने में मदद की है, मधुबनी चित्रकला को सहेजा है, पोलो और फुटबॉल जैसे खेलों को प्रोत्साहित किया है और धर्म की सेवा में आजीवन लगा रहा है। बिहार की दुर्गा पूजा, इंद्र पूजा, गणेश चतुर्थी बहुत फेमस है। इन सब का आयोजन इसी राजघराने ने शुरू किया है। आप जानते हैं आज इस कैंपस में क्या होता है? ये कैंपस ना तो हेरिटेज साइट है, ना ही ASI संरक्षित लैंड है और ना ही ये कोई होटल बना है। यहां शिक्षा दी जाती है। यहां 2 विश्वविद्यालय चलते हैं, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और सरकामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय। याद कीजिए, सरस्वती से मिला राज, सरस्वती के कार्य आ रहा है। देश में शायद आपको ऐसी दानशीलता का कोई दूसरा उदाहरण मिले। ऐसा था राज दरभंगा। लेकिन यह कहानी उतनी सरल नहीं है मित्र, जितनी अभी आपको नजर आ रही है। राज दरभंगा को अगर आपको समझना है तो उनके वंशजों को समझना होगा और कांग्रेस और नेहरू क्यों इनसे चिढ़ते थे इसको भी समझना होगा। राज दरभंगा को अपनी हिंदूवादी विचारधारा होने का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हमारा राजा तो फिर भी नेहरू और कांग्रेस से लड़ लेता, उसकी आंच आम नागरिकों पर नहीं आती। लेकिन कांग्रेस ने, नेहरू ने तो युद्ध के नियम तोड़े हैं। जैसे तुर्कों की, मुगलों की फौजें राजा के साथ उसकी प्रजा को लूटती थी, उन्हें बर्बाद करती थी, वैसा कार्य कांग्रेस ने भी राज दरभंगा और उसकी प्रजा के साथ किया है। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कुछ अलिखित नियम थे। पहला, कांग्रेस रूलिंग क्लास और जमींदारों से
दान लेती थी, उसी से अपना संगठन चलाती थी। दूसरा, उसका संगठन मुख्य रूप से वहां कार्य करता था जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल था। जमींदार और राजा सीधा अंग्रेजों का विरोध ना करके कांग्रेस को मदद करते थे और बड़े मंचों पर यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में अपनी बात रखते थे। जब राज दरभंगा कांग्रेस के इतने बड़े मददगार थे, दानी थे, तो नेहरू क्यों चिढ़े? तो पहला ये बात समझिए कि मां कंकाली का भक्त ये राज परिवार बेहद धार्मिक और प्रोग्रेसिव था। महाराजा धीराज सर रामेश्वर सिंह बहुत बड़े तंत्र साधक कहे जाते हैं। उन्हीं की चिता पर दरभंगा का श्यामा माई मंदिर है। ये पूरा मंदिर कैंपस राज परिवार का शमशान है। बड़े बड़े राजाओं और रानी पद्मावती की चिताओं पर वहां मंदिर बने हुए हैं और राज परिवार का वैभव, राज परिवार की दानशीलता और राज परिवार का धर्म को लेकर जो कार्य था उसको सिर्फ आप इस उदाहरण से समझ लीजिए कि दुनिया भर में शमशान अपवित्र जगह होती है, लेकिन मिथिला वासियों के लिए श्यामा माई परिसर, जो कि कथित रूप से एक शमशान है, वो सबसे पवित्र जगह है। यहाँ सभी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। दुख तब होता है जब इस पूरे परिसर का निर्माण करवाने वाले अंतिम महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह का मंदिर क्षतिग्रस्त अवस्था में प्राप्त होता है। बहरहाल, महाराजाधिराज सर रामेश्वर सिंह भारत धर्म महामंडल के आजीवन अध्यक्ष रहे थे। ये भारत में धर्म को लेकर उस वक्त की सबसे बड़ी संस्था थी। जब कामाख्या मंदिर भूकंप के कारण टूट गया था तो उसका जीर्णोद्धार भी महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह जी ने करवाया था। उसके बाद इस दायित्व को राज दरभंगा के अगले वंशज महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह निभाते रहे। आजीवन भारत धर्म महामंडल के अध्यक्ष रहे हैं महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह जी, जिस कारण इस राज परिवार का धर्म को लेकर जो बातचीत थी उस पर बड़ा प्रभाव था। इनकी बात अपने आप में एक धर्म सभा थी और सभी राजा महाराजा धर्म को लेकर इनकी बातों पर विश्वास करते थे और इनकी बातों को ही माना करते थे। इस बात का उदाहरण आप इस बात से समझिए कि जब महामना को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए फंड चाहिए था तो वो सबसे पहले किसी और राजघराने के पास नहीं गए हैं, वो राज दरभंगा गए हैं। राज दरभंगा ने उन्हें 5 लाख रुपए का अनुदान उस समय में किया है। राज दरभंगा ने सिर्फ अनुदान नहीं किया है, उन्होंने महामना के साथ एक एक राजा के पास जाकर इस चीज के लिए फंड कलेक्ट किए हैं। चूंकि महाराजाधिराज का एक्सेस हर राजा के पास था और 5 लाख रुपए का दान देकर वो एक स्टैंडर्ड सेट कर चुके थे, तो ऐसे में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को पैसे की कोई कमी नहीं। जब इनके पूर्वज ने कलकत्ता विश्वविद्यालय बनाया था तो वो कलकत्ता में एक हिंदू विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे, लेकिन चूंकि उनका वो सपना पूरा नहीं हो पाया तो महामना के जरिए अपने पूर्वजों का ये सपना राज दरभंगा ने पूरा किया। अंतिम महाराज पे आते हैं। 1929 में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह जी का राज्याभिषेक हुआ। 1931 से 1946 तक वो लगातार काउंसिल ऑफ स्टेट बने रहे। इसी बीच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में आयोजित हुई, जहां सिर्फ 21 वर्ष के महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह ने धर्म को लेकर अपनी बातें मुखर रूप से कही। ये स्टेटमेंट बेहद जरूरी है, सुनिए। उनका कहना था कि धार्मिक आस्था को लेकर अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो वो मान्य नहीं होगा, वो समाज के भीतर से आना चाहिए। सरकार को इस मामले में केवल प्रोत्साहक की भूमिका में रहना चाहिए। बाकी जिम्मेदारी को लेकर उनका स्पष्ट कहना था कि लगान कम वसूला जाए जितना कम हो सके, और दूसरा जो जमींदारियां प्रॉफिट में चल रही हैं उनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगानी चाहिए। महाराज के कथन सिर्फ अच्छे भाषण नहीं है, इस राज परिवार ने विधवा पुनर्विवाह को लेकर इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य किए हैं। धार्मिक रूप से किस तरीके से समाज में सुधार आए उस चीज को लेकर बेहद ज्यादा कार्य किए हैं। और अगर आपको ये लगे कि ये सिर्फ धर्म कर्म में लगे रहने वाले राज परिवार के लोग हैं, जैसा महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह जी के लिए कहा जाता है, जो कि अपने समय के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल थे, उनको सिर्फ और सिर्फ एक तांत्रिक रूप में इस देश की जनता के सामने पेश किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये परिवार इंडस्ट्री को लेकर बहुत आगे की सोच रखता था। ये जनता से मिले लगान से अमीर नहीं हुआ था, ये इंडस्ट्री से अमीर हुआ था। इसने इसी के तहत अपने क्षेत्र में शुगर मिल की स्थापना की, पेपर मिल की स्थापना की, जूट मिल की स्थापना की,
कोऑपरेटिव बैंक्स की स्थापना की, जिसने राज दरभंगा को अमीर, वैभवशाली और उसके नागरिकों को संपन्न बनाया। 1960 के दौरान की एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है, उसको पढ़िए। आज के 4 जिले और उस समय का अकेला जिला दरभंगा, करीब 5 लाख परिवार उस पूरी की पूरी क्षेत्र में रहते थे। इन 5 लाख परिवारों में से 3 लाख परिवारों को ये जो ट्रस्ट थे इंडस्ट्रीज के, वो प्रभावित करते थे। यानी कि 3 लाख परिवार उन ट्रस्टों से जुड़े हुए थे, उन मिल्स से जुड़े हुए थे, उन पेपर मिल से, उन जूट मिल से, उन शुगर मिल से। इसलिए तो वो समृद्ध थे। इसलिए बिहार का एक क्षेत्र राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता था, एक क्षेत्र फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता था। इसीलिए बिहार समृद्ध था, मिथिला समृद्ध था। वहां के नागरिकों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में भरकर पलायन नहीं करना पड़ता था। इस बात पे तो बाद में आते हैं, वापस आइए। देश को आजादी मिली, ठीक उससे पहले कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना ली। ऐसे में महाराजा धीराज संघ के करीब आने लगे। 1943 से पहले के रिकॉर्ड्स अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, हमारे पास नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन 1943 से वो आरएसएस के समीप आने लगे थे, ऐसे दस्तावेज जरूर मिलते हैं। मसलन बनारस में आरएसएस को एक मकान महाराजा द्वारा दान में दिया गया था, आर्थिक मदद भी की गई थी। गोलवलकर जी का जब पंडौल में प्रवास हुआ था तो उसके दौरान की सारी व्यवस्थाएं राज दरभंगा ने की थी। दरभंगा के प्रति उनका ये कहना था, महाराजा का ये कहना था कि वो दरभंगा से प्रतिवर्ष 5 स्वयंसेवकों को नागपुर ले जाकर प्रशिक्षण दे। ऐसा उन्होंने गुरु गोलवलकर जी से आग्रह किया था। महाराजा ने जो दिल्ली में आवास अपना बनाया था, जिसे दरभंगा हाउस के नाम से जाना जाता है, जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया, मानसिंह रोड पर, आजकल वो आईबी के दफ्तर के रूप में देश की सेवा कर रहा है। उसके रिकॉर्ड जब आप खंगालते हैं तो आपको पता चलता है कि उस दरभंगा हाउस में उन्हीं के पूर्वजों द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय के कुलपति, माने कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मुलाकातें बढ़ने लगी थी। यहां सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं आते थे, उनके साथ एक तीसरा किरदार भी आता था, डालमिया साहब। ये 3 लोग, डालमिया साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और महाराजा धीराज का एक साथ होना कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। वो भी तब जब 1932 के आसपास रांची में बिहार यूनाइटेड पार्टी बनाते वक्त महाराजा धीराज ने ये बात कही थी कि अगर आजादी मिलती है तो इस वक्त इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था आनी चाहिए, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज तो कांग्रेस को ही मिलेगा क्योंकि कोई भी दूसरा दल इतना मजबूत नहीं है। लेकिन ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था हमेशा चलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष भी मजबूत हो। ऐसे में बीयूपी यानी कि बिहार यूनाइटेड पार्टी को इसलिए मजबूत किया जाए, इसलिए बड़ा किया जाए कि वो कांग्रेस के विपक्ष में खड़ी हो सके। महाराजा धीराज ने वहां पे भी कांग्रेस का विरोध किया लोकतांत्रिक हितों के लिए, और साथ ही साथ जब हिंदू कोड बिल को लेकर चर्चा होनी शुरू हुई तो उस पर अपनी जबरदस्त आपत्ति दर्ज करवाई। उनका यह मानना था कि जब एक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है या बन रहा है तो भारत में हिंदू कोड बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां कॉमन सिविल कोड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। एक बात और रह गई जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में धर्म को लेकर महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह जी ने वही बात कही जो महाराजा धीराज सर रामेश्वर सिंह कहा करते थे, जिसकी वजह से आजीवन वो भारत धर्म महामंडल के अध्यक्ष बने रहे, तो ऐसे में महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह जी को भी भारत धर्म महामंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद 1941 में कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए 15 सदस्यों की बैठक मथुरा में हुई, जिसका अध्यक्ष भी महाराजा धीराज को ही बनाया गया। महाराजा धीराज जिस भारत धर्म महामंडल के अध्यक्ष थे वो आखिर था क्या? देखिए, पहली बात तो इसकी बात सर्वमान्य होती थी सभी राजघरानों में। दूसरा, ये मंदिरों के जीर्णोद्धार का, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का कार्य करता था। ये दोनों बातें ही कांग्रेस के एजेंडा से मैच नहीं खाती। सिर्फ महाराजा की बात करें तो महाराजा का ट्रस्ट इस वक्त भी 108 मंदिरों की देखरेख कर रहा है, यानी कि 108 मंदिरों का निर्माण और उसकी सारी देखरेख महाराजा के ट्रस्ट के जिम्मे है। बिहार का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे महाराजा ने मंदिर ना बनवाया। देश भर में ऐसा कोई तीर्थ स्थल नहीं है जहां महाराजा ने धर्मशालाएं ना बनवाई। देश भर की बात कर रहा हूं। खैर,
जो मंदिर से प्रेम करता है, धर्म से प्रेम करता है, उनकी सोच नेहरू जी से मिल जाए वो संभव नहीं है। नेहरू जी का मंदिरों को लेकर क्या सोचना था, उसके जीर्णोद्धार को लेकर क्या सोचना था, उसके ऊपर तो पैम्पलेट पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे, देखिए जरूर। तो महाराजा धीराज और नेहरू के बीच में डिफरेंसेस धार्मिक सोच के कारण और लोकतंत्र किस तरीके से चले इसके कारण शुरू हो चुके थे। एक और चीज थी, नेहरू जी को जितना सौम्य साबित करने की कोशिश कांग्रेसी इतिहासकार करते हैं वो उतने सौम्य थे नहीं। जो कांग्रेस ऋणी थी राज दरभंगा की, जिसके पिता मुलाजिम थे राज दरभंगा के, वो आज इस देश का पीएम बन चुका था, लेकिन इस एक शख्स के सामने वो छोटा था, बेहद छोटा। प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी उसे इस शख्स को दादा कहना था, क्योंकि तमाम रजवाड़े इन्हें दादा ही कहते थे। इसी आदमी ने तो पहली बार नेहरू जी को कोर्ट में शिकस्त दी थी, जिस वजह से नेहरू जी को संविधान में पहला संशोधन करना पड़ा था, राइट टू प्रॉपर्टी। बिहार कांग्रेस महाराजा धीराज से पूर्ण रूप से इस वजह से खफा थी। कांग्रेस का हाई कमान और उसका एक बड़ा हिस्सा, जिसमें राजेंद्र बाबू भी थे। दरअसल राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति बनवाने में या बनाने में एक बड़ी भूमिका महाराजा धीराज की रही, और कांग्रेस के अंदर एक खेमा रहा है जो बेहद धार्मिक रहा है। आजादी के वक्त की हम बात कर रहे हैं। वो महाराजा धीराज को चाहते थे कि वो देश की संसद में पहुंचे। ऐसे में उस खेमे का ये कहना था कि महाराजा धीराज जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे उस सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। महाराजा धीराज के संबंध सी राजगोपालचारी की पार्टी से भी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से उनके किस तरीके के संबंध थे ये मैंने आपको बता ही दिया है। और कांग्रेस से अगर वो टिकट लाना चाहते तो वो कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा। उन्हें 2 सीटों पर लड़ने की मंशा थी। उन्होंने समय मांगा कि किसी एक सीट पर वो पर्चा भरेंगे। ये 2 सीटें मधुबनी या दरभंगा में से एक होने वाली थी, पर बिहार कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। नेहरू जी ने बिहार कांग्रेस के साथ मिलकर महाराजा के साथ ये छल किया, उनको धोखा दिया, और उसके बाद इन चुनावों में हुई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ने पूरी की पूरी चुनावी प्रणाली पर से ही महाराजा का विश्वास तोड़ दिया। इस चुनाव में जम के धांधली हुई और महाराजा 2200 वोट से हार गए। इस धांधली से क्रोधित हुए महाराजा धीराज ने कभी संसद न जाने का फैसला किया, पर जयपुर के महाराज के आग्रह पर और तमाम राजघरानों के आग्रह पर उन्होंने राज्यसभा जाना स्वीकार किया। दरअसल राज दरभंगा के सभी राजघरानों से मित्रवत संबंध थे। धर्म को लेकर इस परिवार का ज्ञान सर्वमान्य था। नेपाल के राजा रात्रि विश्राम सिर्फ राज दरभंगा के पैलेस नरगोना में करते थे। यह नरगोना भी आज एक विश्वविद्यालय के रूप में देश की सेवा कर रहा है। महाराजा धीराज का राजाओं के समर्थन से यूं संसद पहुंचना न तो राज्य कांग्रेस को और न ही नेहरू जी को खास रास आया। आचार्य विनोबा भावे ने जब भूदान आंदोलन देश में चलाया तो राज दरभंगा ने 1,17,000 संपत्तियां गरीबों को दान दी थी। अपने बनाए गए इंडस्ट्रियल हब से राज्य को समृद्ध किया, लेकिन शायद इस क्षेत्र की समृद्धि कांग्रेस और नेहरू को सिर्फ इसलिए रास नहीं आ रही थी क्योंकि ये राजा धार्मिक था, अपनी प्रजा के बारे में सोचता था, और ये राजा जब तक रहता तब तक यही असली बाहुबली रहता, बाकी सारे सिर्फ भल्लाल देव रहते। इसकी खुद की बात अपने आप में धर्म सभा थी। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ जवाहर कहने की हिम्मत रखते थे। ये आजाद भारत का विनम्र प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। महाराजा धीराज 1962 में स्वर्गवासी हो गए। उन्होंने अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा लोक कल्याण के लिए समर्पित किया। इस चीज के लिए उन्होंने ट्रस्ट बनाया। अपनी दोनों रानियों के लिए उन्होंने केवल 3,000 रुपए मासिक पेंशन छोड़ी और एक महल छोड़ा और सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया। सरस्वती से मिला हुआ राज्य अंतिम दिन तक सरस्वती के काम आए, इस चीज को लेकर वो समर्पित रहे। सोचिए, महात्मा गांधी को जब साउथ अफ्रीका में आंदोलन के दौरान लोकप्रियता नहीं मिल रही थी तो उन्होंने किसको पत्र लिखे? उन्होंने राज दरभंगा को पत्र लिखे। फिर राज दरभंगा ने लंदन टाइम्स में
महात्मा गांधी को फीचर करवाया। महात्मा गांधी को अपना दोस्त कहने वाले राज दरभंगा, नेहरू जी ने अपने गुरु महात्मा गांधी का भी तनिक लिहाज नहीं किया। परिवार ने जीते जी कलकत्ता विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, दरभंगा, पूर्णिया एयरपोर्ट जो आज आप देख रहे हैं, इन सब की जमीनें, इन सब के एयर स्ट्रिप किसके हैं? दरभंगा महाराज के ही है। पीएमसीएच, डीएमसीएच किसका है? महाराजा धीराज का ही है। लेकिन उनके मरते ही इन संपत्तियों की बंदरबाट कर दी गई। 2,25,00,000 की डेथ ड्यूटी महाराजा के मरने के बाद इस सरकार ने ली है, 2,25,00,000 की। और इस डेथ ड्यूटी को वसूलने के लिए सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू करके बेच दिया गया। नेहरू जी ने जो किया सो किया। उनकी बेटी और नाती यानी कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी 2 कदम आगे निकले। दरभंगा राज की जो इंडस्ट्री आम जनमानस के काम आ रही थी, चाहे वो लोहट का चीनी मिल हो या फिर एशिया का सबसे बड़ा पेपर मिल अशोक पेपर मिल, ऐसी अनेकों संपत्तियों में वहां के आम नागरिक काम कर रहे थे। उनको राष्ट्रीयकरण के नाम पर छीन लिया। इमरजेंसी के दौरान सारे महलों पर कब्जा कर लिया गया। औने पौने दाम पर जमीनें खरीद ली गई। मारुति के शेयर संजय गांधी के इशारे पर हड़प लिए गए। लॉ कमीशन का अध्यक्ष बनाएंगे का लालच देकर महाराजा धीराज के ट्रस्ट के एग्जीक्यूटर लक्ष्मीकांत झा से औने पौने दाम पर संपत्तियां लिखवा ली गई। जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो वहां कांग्रेसी इकोसिस्टम ने इस तरीके का माहौल बनाया कि ये सारे मिल्स, ये सारी फैक्ट्रीज कुछ समय में बंद हो गई। इसे किसी कांग्रेसी ने या कांग्रेस परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खरीद लिया और 10 वर्षों के भीतर महाराजा द्वारा स्थापित ये विराट इंडस्ट्रीज, जो बिहारी समृद्ध हुआ करता था, जिसके पास इस देश के सबसे कीमती हीरे जवाहरात हुआ करते थे, चाहे वो पेशवाई का हीरा हो, चाहे वो टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ ज्वेलरी हो, चाहे वो बड़े बड़े रत्न हो, उन्हें औने पौने दाम पर बेचकर विदेशी बाजार में उसका ऑक्शन किया गया और इन धूर्तों ने इससे करोड़ों रुपए कमाए। ये सिर्फ ज्वेलरीज नहीं थी, ये मिथिला का इतिहास था जिसे मिटा दिया गया। इतने करोड़ों के जेवर बेचने के बाद भी यकीन मानिए इनका 2.5 करोड़ का कर पूरा नहीं हुआ। तो मिथिला के बाहर राज दरभंगा की जितनी संपत्ति थी उसे औने पौने दाम पर बेच दिया गया। इन भ्रष्टाचारियों ने पूरी नदी पी ली और जो गड्ढा बचा हुआ है उसे आज भी लूटना चालू रखा है। और क्रेडिट, ये तो आप भूल ही जाइए, और लूथर कैसल जो महाराजा ने कांग्रेस को दान में दिया था, वो महाराजा के नाम पे याद नहीं रखा जा रहा है, वो कांग्रेस ग्राउंड के नाम पे याद रखा जा रहा है। ये वही कांग्रेस है जो छाती पीट पीट कर कहती है कि देखिए नेहरू जी ने इस देश के लिए कितना बलिदान किया है, अपनी प्रॉपर्टीज दे दी हैं, अपना सामान दे दिया है। नेहरू का दान हमारे महाराजा के दान के सामने 0.0001% भी नहीं। महाराजा का हिंदूवादी होना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ उठना बैठना और डालमिया साहब के साथ रहना नेहरू के लिए एक किरकिरी बन चुका था। डालमिया साहब ने भी हिंदू कोड बिल का ही विरोध किया था और नेहरू ने उनको एक झटके में निपटा दिया। हमारे महाराज को खत्म करने में उन्हें समय लगा, लेकिन खत्म तो उन्होंने कर ही दिया। आज इतिहास के पन्नों में राज दरभंगा दब चुका है, इतना दब चुका है कि उनकी अंतिम महारानी की मृत्यु के बाद भी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वो राज जो हमेशा जनता के लिए समर्पित रहा है, 1962 की लड़ाई के दौरान जिसने 3 प्लेन, जी हां, दरभंगा एयरलाइंस की 3 प्लेन्स देश को दान में दी है, अपनी तमाम हवाई पट्टियां देश के लिए दी हैं। इन लालचियों ने राज को तो समाप्त किया ही किया है, जनता को भी समाप्त किया है, उन्हें बेबस कर दिया है, उन्हें पलायन पर मजबूर कर दिया है। समृद्ध मिथिला को गरीब मिथिला कर दिया है। हमारा सिर्फ खजाना नहीं लूटा गया है, हमारा इतिहास लूटा गया है। और हर व्यक्ति यह समझता है कि हम सदैव गरीब थे, जबकि सच्चाई यह है कि हम बेहद संपन्न, हर परिवार लगभग कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ,
हुआ करता था और किसी प्रकार की यहां कमी नहीं थी। और ये सालों पुराना इतिहास नहीं है, ये केवल 40-50 साल पुराना इतिहास है। हमारी संस्कृति, हमारा खेल से याद आया, अभी कुछ वर्ष पहले तक हम एक अदद स्टेडियम के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन ये सच्चाई है ना कि जब भारत में फुटबॉल फेडरेशन बना तो उसके आजीवन अध्यक्ष कौन रहे? राज दरभंगा, महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह, मोहन बगान हमारे यहाँ खेलने आता था, हमारे यहाँ फुटबॉल के टूर्नामेंट होते थे, पोलो खेल हमारे यहाँ लोकप्रिय था, उसके टूर्नामेंट हमने जीते हुए हैं। ये संपन्नता की तो निशानी है। खेल हमेशा संपन्नता की निशानी होती है। ये तो मानिएगा, हमारा राजा मर गया और कांग्रेस ने हमारे राज्य को मार दिया। अंत में जय मां कंकाली। भले ही भारतीय राज्य ने हमें भुला दिया हो, भले ही भारतीय राज्य ये भूल गया है कि एक दौर में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, सबसे बड़ा पेपर मिल अशोक पेपर मिल, सबसे बेहतरीन कॉलेज जिसकी तुलना ऑक्सफोर्ड से होने लगी थी, ऐसा पटना विश्वविद्यालय, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां, और देश पर जब भी संकट आया तो महादानी के रूप में जो सबसे पहले आया वो राज दरभंगा। उसका इतिहास भले दब जाए पर मरेगा नहीं, क्योंकि याद रहे मां सरस्वती से जो राज्य मिला, मां सरस्वती के ही कार्य आया और मां सरस्वती के उपासक ही इसे इतिहास में सही जगह दिलाएंगे, क्योंकि देर है अंधेर नहीं है। बीएचयू, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एएमयू, पटना विश्वविद्यालय और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों, याद रखो कि राज दरभंगा का तुम पर कर्ज है और राज दरभंगा का इतिहास समाप्त ना हो, इस चीज के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है। हम अपनी बात आप तक जो भी पहुंचा पाए वो यही थी, और इस चीज के लिए जो सोर्सेज हैं उनका जिक्र करना बेहद जरूरी है। मैं चाहूंगा कि मिथिला के इतिहास को सहेजने वाले, राज दरभंगा के इतिहास को सहेजने वाले तेजकर झा की किताबें आप पढ़ें, द क्राइसिस ऑफ सक्सेशन पढ़ें, द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ें, जिससे आपको इस विराट, इस वैभवशाली राज दरभंगा के इतिहास के बारे में जानने का मौका मिले, जिसे कांग्रेस ने मिट्टी में दबाने का संपूर्ण प्रयास किया। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।